हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देख रहे हैं, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पे उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और एमपी ग्रेड फर्स्ट और झारखंड पीजीटी के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियो का दूसरा भाग है। जो लोग पहला भाग ना ये देखे हों, वह हमारे चैनल पर जाकर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। जो चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के 14वें शिलालेख में क्या बताया गया है? धार्मिक जीवन बिताने के बारे में, अशोक द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, चिकित्सा व्यवस्था के बारे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी धार्मिक जीवन बिताने के बारे में। यानी अशोक का जो 14वां शिलालेख था उसमें धार्मिक जीवन को कैसे बिताया जाए या धार्मिक क्रियाकलाप को कैसे संपन्न किया जाए, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम कलिंग युद्ध के बारे में बात करें तो अशोक के 13वें शिलालेख में, यानी अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? लौरिया अरेराज अभिलेख, रूमंदेई अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख या रामपुरवा अभिलेख? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसे कहीं कहीं प्रयागराज अभिलेख भी कहा जाता है। इसे प्रयाग अभिलेख भी कहा जाता है, जिसमें अशोक के एक पुत्र तीवर तीवर और उसकी एक रानी का नाम का उल्लेख मिलता है। इसी कारण इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? लौरिया अरेराज अभिलेख, रूमंदेई अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख या रामपुरवा अभिलेख? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जो रूमंदेई अभिलेख है या अशोक का जो है सबसे छोटा अभिलेख कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर का जो प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मौर्य काल में जासूस को चर कहा जाता था। अशोक का 13वां अभिलेख सबसे लंबा है, या अशोक के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यह अशोक के अनुसार नहीं था। यह मेगास्थनीज के अनुसार जो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी होता था, वह किसका अधिकारी होता था? मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। लेकिन कथन में दिया है कि अशोक के अनुसार, यह अशोक के अनुसार ना होकर मेगास्थनीज के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ अभिलेख लौरिया अरेराज कहाँ अवस्थित है? चंपारण, प्रयागराज, वैशाली या पटना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी जो अशोक का लौरिया अरेराज अभिलेख है यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ अभिलेख बिहार में अवस्थित है? प्रयाग स्तंभ लेख, रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदगढ़ या दिल्ली तोपरा अभिलेख? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लौरिया नंदगढ़, यह बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? मंत्री, सेनापति, दोवारिक या प्रस्तास्ता? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी,
सेनापति, यानी जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था उसे मौर्य काल में सेनापति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? नायक, दंडपाल, व्यवहारिक, समाहर्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यवहारिक। यानी जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो व्यवहारिक होता था, यह जो है दीवानी मामलों का न्यायाधीश कहलाता था और इसी को कहा जाता था यह राज्य का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है? गुप्तचर को, महामंत्री को, सबसे बड़ा अधिकारी को या न्यायाधीश को? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, गुप्तचर। यानी जो अर्थशास्त्र में जो गूढ़ पुरुष का चर्चा मिलती है उसे गुप्तचरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? नायक, पौर, युवराज या रज्जुक? तो अशोक के समय जो जनपति जिला न्यायाधीश होते थे उन्हें रज्जुक कहा जाता था। रज्जुकों का काम था ग्रामीणों को न्याय प्रदान करना। यह अशोक के समय का एक प्रमुख अधिकारी भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सीता, अदेव मात्रिक, रूपजीवा या आम्रपाली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अदेव मात्रिक। यानी अदेव मात्रिक क्या ऐसी भूमि होती थी जिनमें बिना सिंचाई के अन्न को उपजाया जाता था और ऐसे ही भूमि को मौर्य काल में अदेव मात्रिक भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध साहित्य में अशोक द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की चर्चा की गई है? महावामसा, जातक, दीपवादना या दीपवामसा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, दीपवामसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म में नहीं कहा गया है? लोगों को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, लोगों को ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है, लोगों को अपने गुलामों और नौकरों के प्रति दयावान रहना चाहिए। तो इसमें पूछना कौन सी बात धम्म में नहीं कही गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा सेंटेंस अशोक के धर्म में या ऐसा वाक्य अशोक के धम्म में नहीं इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य का गोत्र था शाक, कुटिल, कश्यप या जात्रिक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुटिल। यानी जो चाणक्य था या चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का प्रधानमंत्री था, अगर इसकी गोत्र की बात की गई है तो इसका गोत्र क्या था? कुटिल गोत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के बारे में गलत है? इस पुस्तक को 15 भागों तथा 180 उपभागों में विभाजित किया गया है। इनमें लगभग 600 श्लोक हैं। इसकी भाषा संस्कृत है या ये केवल गद्य शैली में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यह केवल गद्य शैली में ना होकर या पद शैली में भी हमें प्राप्त होता है। यानी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है या गद्य और पद्य शैली दोनों में लिखा गया है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में नहीं मिलता है? भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। दूसरा कथन है भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ थे। तीसरा कथन है भारतीयों में सूद पे आधारित लेन देन की प्रक्रिया मौजूद थी। या चौथा कथन है भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी,
क्योंकि मेगास्थनीज ने यह कहा था कि भारतीयों में सूद यानी ब्याज का लेन देन नहीं था। ये कह रहा है यहाँ प्रक्रिया मौजूद थी, जबकि कौटिल्य कहता है कि भारतीय समाज में सूद पर लेन देन नहीं था। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सबसे उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ, सीता, प्राच या मित्र? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए यानी तीर्थ। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य काल का सबसे उच्च अधिकारी था उसे किस नाम से जाना जाता था? तीर्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अशोक ने अपने सिंहासनरोहण के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया। दूसरा कथन है ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तीसरा कथन है मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रांत थी। या चौथा कथन है मौर्य काल में सिंचाई पर उदयभाग नाम से अलग कर लिया जाता था, जो 1/5 से लेकर 1/3 तक होता था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। यानी जो मौर्य काल का जो प्रशासन था, इसकी सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। प्रांत की अगर बात करें तो यह बड़ी सबसे बड़ी इकाई कहलाती है, और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी मौर्य प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य शासक के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ? दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कुणाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रूमनदेही अभिलेख से अशोक काल के करारोपण का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उस उपकर से है जो राजा उपज के भाग के अतिरिक्त प्रजा से लेता था। मौर्य काल में प्रलय कर एक प्रकार का युद्ध कर था। मौर्य काल में बंजर भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। जो अदेव मातृक भूमि थी यह बिना सिंचाई के सबसे अधिक अनुपजाती थी। यह मौर्य काल की सबसे अच्छी भूमि थी। सबसे अच्छी भूमि थी, या हम कहें सबसे उपजाऊ भूमि थी। तो आपका सेंटेंस ये जो कह रहा मौर्य काल में बंजर भूमि को अदेव मातृक भूमि कहा जाता था, यह गलत है। क्योंकि अदेव मातृक भूमि जो है मौर्य काल की सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती थी, जिसमें बिना सिंचाई के या बिना वर्षा के अन्न उपजाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल का एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से श्रीलंका के लिए जहाज जाते थे। उज्जैन, ताम्रलिप्ति, तक्षशिला या कंडाला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में संशयनी पथ कहा जाता था। शहर की ओर जाने वाले पथ को, गांव की ओर जाने वाले पथ को, राजधानी की ओर जाने वाले पथ को, या जंगल की ओर जाने वाले पथ को? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी शहर की ओर जाने वाले पथ को संशय निपथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सेट्टी किसे कहा गया है? किसानों के संगठन को, व्यापारियों के संगठन को, सूद लेने वाले संगठन को, या कर उसूलने वाले अधिकारियों को? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। यानी जो मौर्य काल में व्यापारियों का एक संगठन होता था उसे किस नाम से जानते थे? सेठी नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य काल में सूती कपड़ा का केंद्र था? मथुरा, गया, अवंती या कंधार? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मथुरा। यानी मौर्य पीरियड में उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला क्या था? मौर्य काल में सूती का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य युग के बारे में गलत है? भारूच बंदरगाह से पश्चिम की ओर निर्यात किया जाता था। नेपाल से कंबल प्राप्त होता था। सूरत सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र था।
चिनपट रेशमी वस्त्र था जो चीन से मंगाया जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। कह रहा है सूरत सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र था, जबकि सूरत जो है मौर्य काल में सबसे बड़ा सूती उत्पादन का केंद्र ना होकर मथुरा था। यानी मथुरा जो है या मौर्य काल में सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादन का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में कितने प्रकार के दासों की चर्चा है? एक, दो, तीन या चार? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, चार प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौर्य युग में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे तथा कुछ मामलों में तलाक की भी अनुमति थी। कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्म को त्रयी धर्म कहा है। मौर्य युग में लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व पूर्व शैव धर्मानुयायी था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। यानी मौर्य युग में लोग मूर्ति पूजवा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कई कई अभिलेखों या कई विद्वानों ने यह बात बताई है कि मौर्य युग में लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे थे। एक तरह से कहा जाए मौर्य युग तक आते आते मंदिरों के निर्माण के हमें साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहां से प्राप्त स्तंभ में एक नटुआ बैल प्रसन्न मुद्रा में खड़ा है? पाटलिपुत्र, रामपुरवा, वैशाली, राजगिरी? तो आपका राइट आंसर होगा रामपुरवा। यानी रामपुरवा से जो हमें स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें एक चित्र बना हुआ है नटुआ बैल जो प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेन के अनुसार किसने अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों को नष्ट किया था? पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, नागा अर्जुन या हर्षवर्धन? तो आपका राइट आंसर होगा ए, पुष्यमित्र शुंग। ह्वेन के अनुसार अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसे बाद में पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्तूप निर्माण की संस्कृति सबसे पहले जैन धर्म ने अपनाई थी। अब तक का सबसे प्राचीन स्तूप भोपाल की सीमा पिपराहवा के खंडरों में स्थित है। सी कथन कह रहा है सुदामा गुफा गया के निकट नागपुर की पहाड़ियों में स्थित है। और डी कथन है कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कौटिल्य जो है तक्षशिला के आचार्य थे। अगर देखा जाए सुदामा की जो गुफा गया के निकट नागपुर पहाड़ियों में ना होकर ये बराबर की पहाड़ियों में है। किस पहाड़ियों में है? बराबर, यानी बराबर की पहाड़ियों में अवस्थित है। अब तक का सबसे प्राचीनतम मिसाल भोपाल की सीमा में पिपराहवा के खंडरों में स्थित है या भोपाल की सीमा में ना होकर नेपाल की सीमा में स्थित है। नेपाल, यानी नेपाल की सीमा में स्थित है। और स्तूप निर्माण की संस्कृति सबसे पहले जैन धर्म ने अपनाई थी। तो जैन धर्मों के द्वारा सबसे पहले ना अपना कर या बौद्ध धर्मों द्वारा अपनाई गई थी, यानी बौद्ध धर्मों द्वारा यह सबसे पहले था। इसलिए इस तरह से देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट गलत थे और कौटिल्य तक्षशिला का आचार था, यह आपका राइट आंसर होगा। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जब फिर मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।